हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप लोग का इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में जो अब तक आप पढ़ चुके हो, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के अवस्थाएं, साथ साथ आप देखे होंगे रेडियो सक्रियता, तो आज पढ़ाऊँगा ही। तो आप जो पढ़ चुके हो स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएँ, उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट, उसके अलावा सॉल्यूशन, विलियन आपको बताया था, उसी में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, आपने काफ़ी डिटेल से देखा। साथ साथ में निलंबन और कोलाइडल, दो चीज़ जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उन चीज़ों को भी कवर किया। और अभी जो पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, वो एक बड़ा टॉपिक होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसे बोलेंगे हम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं इसमें क्या बताना चाहूँगा, रेडियो सक्रियता का डेफिनेशन क्या है। जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब वो खुद से स्वतः, मतलब खुद से विखंडित होगा और कुछ अदृश्य किरणें निकालेगा जो हम नहीं देख सकते, इसीलिए अदृश्य बोला जा रहा है। तो उसे वैसे तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। ठीक है, और आप जब मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी मैं इस रेडियो एक्टिव तत्व का यूज करूंगा, क्योंकि जब देखेंगे क्रस्ट, मेंटल कोर, तो जो लिक्विड फेज होता है उस समय वहाँ पे लिक्विड फेज होने के लिए रीजन बताया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब मैं पढ़ाऊंगा जरूर याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे तत्व को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी बात, इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कुछ तत्व की एग्जाम्पल दूं तो एक पहला होगा यूरेनियम, दूसरा होगा थोरियम, तीसरा लिखा हुआ है रेडियम और अगला है पोलोनियम। ये सारे तत्व क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है। अगली एक और बात बताऊं तो रेडियो सक्रियता की खोज, आविष्कार किसने की थी, अगर ऐसा कोई पूछे किया था तो आपको बताना होगा हेनरी बेकरेल। लेकिन अगर पूछे कोई कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो आपको बताना होगा क्यूरी। ठीक है, क्यूरी। तो इन दोनों बातों को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगली बात बताऊं, 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने यह पाया कि इन्हें विद्युत क्षेत्र से, मतलब इलेक्ट्रिक एरिया से अगर प्रवाहित करा जाए तो ये तीन प्रकार की किरणों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं अल्फा किरण, दूसरे को बोलते हैं बीटा किरण और तीसरे को बोलते हैं गामा। ठीक है, तो अल्फा, गामा, अल्फा, बीटा और गामा, तीन किरणों में ये विभाजित हो जाता है। मैं इन्हीं तीनों को समझाने की कोशिश किया हूँ अलग अलग खंड में बांट करके। ठीक है, तो अब सबसे पहले एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि ये टेबल इस चैप्टर का जान है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आप समझिए, सबसे पहले मैं उसकी प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति, अगर अल्फा किरण का आप देखेंगे तो ये द्विआवेशित कण होता है और ये हीलियम He++ होता है। आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल पर एटॉमिक परमाणु का जो मॉडल दे रहा था, उस समय उन्होंने He++ अर्थात अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराया था। पिछला चैप्टर में मैं यही बताया, तो इसीलिए अल्फा को ही He++ कहते हैं। तो ये द्विआवेशित कण होते हैं। अगली बात, बीटा किरण में देखेंगे इलेक्ट्रॉन के सदृश होता है। इसका मतलब इस पे चार्ज की अगर बात करूं तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ये सदृश होता है। और जो गामा किरण होता है वो एक्स रेज की तरह होता है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय किरण होता है। तो ये पूछा जाता है कि गामा किरण की प्रॉपर्टीज क्या है। क्वेश्चन कैसा आता है, कई बार पूछेगा कि गामा किरण इलेक्ट्रॉन के सदृश होता है, द्विआवेशित कण होता है, एक्स रेज की तरह होता है और विद्युत चुंबकीय होता है। तो कौन सा सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, अगली बात अगर देखेंगे तो उसका द्रव्यमान की बात किया जाता है, उसकी मास की बात किया जाता है। तो इसका द्रव्यमान जो होगा अल्फा किरण का, वो बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम के भार से 4 गुना अधिक होता है। कितना गुना, 4 गुना। इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के भार के 1/1838 गुना होता है। इसका मतलब ये बहुत छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इसका अगर मास की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए वेग की बात होती है, वेलोसिटी की, किसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। एक चीज़ को आपको याद रखना है, बाकी बिल्कुल जादुई छड़ी की तरह मैं आपको समझा डालूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहा है वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा, अल्फा, बीटा, गामा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, गामा का होगा। ठीक है, क्यों होगा, विद्युत चुंबकीय रेज है, वो थोड़ा गतिशील होता ही है। तो आप क्या बोलेंगे, गामा का ज़्यादा होगा। तो उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। कभी भी अगर ऑप्शन आपको देखना हो तो हमेशा देखिएगा अल्फा, बीटा, गामा, इस सीक्वेंस में लिखा जाता है, या तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, गामा, बीटा, अल्फा। हमेशा बीच में क्या होगा, बीटा होगा। अगर बीटा इधर दे दे या बीटा इधर दे दे, पहले ऑप्शन काट के बैठ जाना। क्लियर ना। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि
जब भी आपके सामने ऑप्शन आएगा, देखिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, गामा का होता है। अब सीधा एक लाइन बस इसको दिमाग में रखना, बाकी बीच में बीटा आएगा, तो अंतिम में क्या होगा, अल्फा। अगर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मतलब पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है प्रतिवेदन क्षमता, ठीक है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही वेद करेगा, वही उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब सेम चीज़ गामा, बीटा और अल्फा। क्लियर है। फिर आयनन क्षमता बोलता है, आयनन क्षमता किसका ज़्यादा होगा, तो आयनन क्षमता अल्फा का ज़्यादा होता है। देखे होंगे यहाँ पे He++ अभी बता रहा था, डबल आयन है, तो आयनन क्षमता हमेशा अल्फा का ज़्यादा होगा, फिर बीटा, फिर गामा। यहाँ भी देख लीजिए अल्फा पहले लिखें, तीनों में क्या समझ में आया, बीटा बीच में, बीटा बीच में, तो बी से बीच में, बी से बीटा, ऐसा कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो मेरा भाई, बहुत सहूलियत होगा आपको। तो एक दिमाग में क्या रखना है कि आयनन क्षमता सही होता है अल्फा, बीटा, गामा, बाकी ये दोनों अपोजिट होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा और किस तरह से पूछेगा, कई बार ये अरेंज देगा कि वेलोसिटी अरेंज करके बताइए, कई बार वेदन क्षमता अरेंज करवाएगा, कई बार ये कराएगा। और कई बार मैं क्वेश्चन देखा हूँ कि किसका अल्फा, किस किरण का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से, या किसी का नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर किसका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है, तो मिनिमम किसका, अल्फा का होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अलर्ट रहिएगा। इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्फा यहाँ मिनिमम होगा, देखिए अल्फा कम है तो मिनिमम होगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे गामा है तो गामा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि गामा सबसे ज़्यादा है, किस चीज़ के लिए, वेलोसिटी के लिए। क्लियर होगा। नेक्स्ट बात देखिए, रेडियो सक्रियता का प्रकार, तो मैं इसे दो टाइप में डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। पहले को बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक, मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरे को बोल रहा हूँ नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल, ठीक है। इसका मतलब पहला प्राकृतिक है और दूसरा कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। तो अब पहले में देखिए, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु के नाभिक में स्वतः विखंडित, ये लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, स्वतः विखंडित होकर क्या होते हैं, अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो स्वतः बोल रहा है खुद से हो रहा है, तो जब खुद से होगा वही प्राकृतिक कहलाएगा, इजंट इट। कई बार आपसे प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व का एग्जाम्पल पूछेगा, तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, तो ये सारे जो मिलता है वो नेचुरल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक। तो एक बात दिमाग में बस रहना कि परमाणु के नाभिक में स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणु में जो चेंज हो जाता है उसी को कहेंगे प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अदर साइड देखेंगे अगर, तो कृत्रिम में क्या होगा, स्वतः नहीं होगा। पढ़िए डेफिनेशन, जब कोई तत्व कृत्रिम तरीके से, ध्यान रहे ये बात, किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है, होता नहीं है, जाता है, इसका मतलब ये किया जा रहा है किसी के द्वारा, इसीलिए क्या है, आर्टिफिशियल है। एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ कि अगर किसी, एक्चुअली ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के ऊपर अगर अल्फा कण की बम्बार्डिंग कराओगे या उसका प्रहार कराओगे, अर्थात He++, तो ये मैग्नीशियम ब्रेक कर जाएगा, किस में, सिलिकॉन में, और उस समय सिलिकॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाता है। क्या मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट बात अगर देखेंगे तो वो होगा रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन का सिद्धांत। देखिए, रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत दो चीज़ों पर आश्रित है, एक एक करके समझिए, और सबसे पहले किसने बताया वो भी समझिए। बताने वाले हैं रदरफोर्ड और सोडी, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। रदरफोर्ड को आप जानते हैं, नया नाम आपके पास सोडी आए। इन दोनों ने क्या बताया कि अल्फा और बीटा किरणों के उत्सर्जन से संबंधित दो नियम है। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अगर एक अल्फा कण निकल जाएगा, मान लो कि ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अगर इससे एक अल्फा कण को निकाल दिया जाएगा तो ये तत्व बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो है वो नहीं रह जाएगा, बल्कि इसका एक नया परिवर्तन रूप हो सकता है, ये मिले। अगर इससे मैं अल्फा निकाल दिया तो ये मिले। ये मतलब एलिमेंट्स कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि एक अल्फा किरण को निकलने से उसके द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाती है, और वहीं परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। सेम चीज़ अगर बीटा के साथ देखेंगे तो बीटा में क्या होगा कि उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, बल्कि उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप समझिए इसको। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है या निकाला जाता है, तो एक नए तत्व का निर्माण होता है। क्यों, कैसे नया तत्व बना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कोई मान लीजिए X एलिमेंट है और M उसका एटॉमिक मास है और N उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एक अल्फा किरण उससे निकल गया तो क्या हो गया, उसका मास
4 से रिड्यूस हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा। यही बात यहाँ भी बोला, यही चीज़ यहाँ भी बोला। तो अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो कई बार वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है, और पता नहीं क्यों रेलवे वाले तो इस पे पागल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा है तो रेलवे वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे होते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए, नए तत्व का स्थान पीरियोडिक टेबल में मूल स्थान से 2 वर्ग पीछे हो जाएगा। दोस्त अगर ये अभी n था और n-2 हो जाएगा तो क्या होगा, वो पीछे हो जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से देखते होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ है तो 2 कदम पीछे, मतलब 1 2 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हैं, वो शिफ्ट कर जाएगा 2 पीछे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो चेंज हो गया। और आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया हुआ है। जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा काफ़ी डिटेल से इन सारी बातों को आपको बताता चलूँगा। अब एक और बात समझिए कि जो नए तत्व होंगे इस तरह से चेंज हो जाएंगे, उसका मास मास उसका 4 से रिड्यूस होगा और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होगा। देखिए बोल रहा है, एक एग्जांपल मैंने लिया कि रेडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 88 और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 226 अर्थात 226। अगर एक अल्फा किरण निकल गया तो रेडियम में जो चेंजेज हुआ वो देखिए -4 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, अर्थात ये रेडियम नहीं रह के रेडॉन बन गया। समझ पाए? इसका मतलब अब इसका एटॉमिक मास जब कम जाएगा तो ये 86 हो जाएगा और ये 222 हो जाएगा। समझा पाया मैं आपको? अगर अगली बात मैं कहूँ कि जब एक बीटा किरण निकल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इस साइड में आप देखिए एक बार, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा किरण निकल जाए, क्या बोल रहा है, बीटा किरण का उत्सर्जन हो जाए तो नए तत्व का निर्माण होगा। कैसे? जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगी किंतु परमाणु संख्या 1 इकाई वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि कोई तत्व X है, उसका एटॉमिक मास m है, एटॉमिक नंबर n है, उसमें से एक बीटा किरण निकल गया तो उसमें जो चेंजेज आएगा, यहाँ मास में नो चेंज, मास जो m था बिल्कुल m है, किंतु इसका जो एटॉमिक नंबर है दोस्त वो 1 बढ़ जाएगा। तो क्या पीरियोडिक टेबल में पीछे आएगा या एक पोजीशन आगे चला जाएगा? एक आगे चला जाएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि किसी तत्व से एक अल्फा कण निकाल लेने से वो तत्व का स्थान पीरियोडिक टेबल में 2 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 2 पीछे, 2 आगे। आप शायद अब गलती नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ मैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्त, आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नए तत्व का स्थान पीरियोडिक टेबल में मूल स्थान से 1 वर्ग आगे हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है मेरे भाई। क्लियर है? एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँ तो थोरियम देखिए, जिसका परमाणु संख्या 90 है और परमाणु द्रव्यमान 234 है। अगर एक बीटा पार्टिकल या बीटा किरण निकल जाएगा तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ गया 91 और ये मास बताया था कांस्टेंट रहेगा 2, 3, 4। लेकिन ये जो थोरियम था अब ये प्लैटिनम में चेंज हो गया। इसका मतलब जब भी अल्फा या बीटा निकलेगा उसका तत्व बदल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखिए, कई बार आपसे औसत आयु पूछेगा, ठीक है। ये बताने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एक, ठीक है, हाफ लाइफ। कई बार ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट मैं लिखना नहीं भूलूंगा। हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल होता है। देखिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई परमाणु संख्या का द्रव्यमान कुछ रहा होगा, धीरे 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 वो विखंडित हो रहा है और जब विखंडित होकर आधा हो जाएगा उसी को तो बोलेंगे अर्ध आयु काल। इसका मतलब उसका आधा आयु चला गया। तो जितना टाइम लगेगा उसी को अर्ध आयु बोलोगे। तो इसका एक फार्मूला होता है T हाफ इजिकल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और इस लैम्डा को क्या बोलते हैं? विखंडन स्थिरांक यहाँ पे यूज करते हैं। इसको वेवलेंथ बोलते हो ना, लेकिन यहाँ पे जो यूज होगा शब्द विखंडन स्थिरांक होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखिए, आसान चीज़ है। इसी से संबंधित एक और बात है, औसत आयु जो होता है, इसका एवरेज आयु और अर्ध आयु काल, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। तो एवरेज आयु इज इक्वल टू अर्ध आयु काल डिवाइडेड बाई 0.693। जनरली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कई बार ये फार्मूला पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। और मैं समझता हूँ अब आप रेडियो एक्टिव तत्व से गलती नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आप बनाने में सक्षम होंगे। और अगर आप लोग नए जुड़े हो तो मैं यही कहूँगा आपसे, जाइए
प्रीवियस वीडियोज जो केमिस्ट्री अगर देख रहे हो तो केमिस्ट्री का शुरू से आप देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में चीज़ें को अरेंज की गई है। आप जहाँ तहाँ से देखेंगे तो शायद आपको परेशानी हो सकती है, अगर वैसे सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होएगी, ठीक है। और जो लोग भी नए जुड़े, मैं आपको बताया भी कि अभी हम नेचर ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और अब रेडियो एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो कल शायद मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में मैं मेट्रोलाइट्स के बारे में भी बताऊंगा, हालांकि पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन एक नया चैप्टर बनकर आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब बताऊंगा उसी में उसको शामिल करूंगा। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आयनन क्षमता किधर बढ़ता है किधर घटता है, ऐसी सारी चीज़ें, रेडियस किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, तो ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको दे दूंगा। और चैनल पे बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।